हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में ज्योग्राफी के टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन को आज स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग नीली क्रांति का बात करते हैं तो वो है आपके हीरालाल चौधरी। अब इनके अलावा जो है वो आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन को जो है वो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन कहा जाता है। ब्लू रिवोल्यूशन का तात्पर्य जो है वो आपका मछली पालन से है। चलिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति जो है वो आपका 7th 5 ईयर्स प्लान यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 1985 से 1990 तक चला था के दौरान जो है वो भारत की केंद्र सरकार द्वारा मछली किसान विकास एजेंसी यानी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA के परियोजन के दौरान जो है वो शुरू किया गया था। याद रखिएगा ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो बेसिकली दो लोगों को बोला जाता है। फर्स्ट है आपके हीरालाल चौधरी और दूसरा है आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन। इन दोनों को ही फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम लोग व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध जो है वो दूध को बढ़ाने के संबंध से है। वहीं ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध जो है वो आपका हरित क्रांति से है। याद रखिएगा ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंडिया इज़ वाइड यानी भारत जो है वो विस्तृत है। बताइए कितने तक विस्तृत है। तो देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया का मेन लैंड जो है ना वो आपका लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड को देखते हैं तो इसका लैंगिट्यूड जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा आपका लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसका लॉन्गिट्यूड जो है वो आपका 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक दिया हुआ है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है इससे मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि इसका इंडिया का सबसे पूर्वी भाग कौन सा होता है, पश्चिमी भाग कौन सा होता है, उत्तरी भाग कौन सा होता है या फिर दक्षिणी भाग कौन सा होता है, तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यह आपका किबुथु हो जाएगा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी आपका पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा गुहर मोटी जो आपका राजस्थान में है। वहीं अगर नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं यानी आपका उत्तरी पॉइंट और नेक्स्ट आपका साउथर्न मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिणी पॉइंट की बात करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए तो इसका आपका इंदिरा कोल हो जाएगा और अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए यानी दक्षिणी भाग की बात की जाए या फिर दक्षिणी पॉइंट की बात की जाए तो वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा। वहीं आपका दक्षिणी पॉइंट में एक और आता है जो है आपका कन्याकुमारी। इसे याद रखिएगा। ये जितना भी टॉपिक है ना वो आपका इससे रिलेटेड है। इन सारे टॉपिक को आप इसमें याद रख सकते हैं। ये आपका भारत का टोटल ओवरऑल जो विस्तृत है ना वो आपका विस्तृत का भाग दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरेज या फिर डैम्स इज क्लोजेस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बोल सकते हो बांध जो है वो भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है। तो जी हाँ, अगर भारत और बांग्लादेश के सबसे निकट बराज या फिर बांध की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा फरका जो है वो आपका एक ऐसा बराज या बांध है जो भारत और बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो भारत का वो है आपका झारखंड में आपका झरिया एक जगह का नाम दिया हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो पाया जाता है। तो इसका झरिया ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन इंडिया, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले थे। तो देखिए हम लोग ज़िले के अलावा जितने भी इसमें चीज़ें आ सकते हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। हालांकि 2011 के अनुसार जो है वो आपका टोटल ज़िले जो है वो भारत में 640 ज़िले थे।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इसके अनुसार जो है ना वो भारत में 28 राज्य हैं, वहीं 640 डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले हैं और 5,924 सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका उप ज़िले हैं। वहीं अगर हम लोग टाउन्स की बात करते हैं, कस्बे की बात करते हैं, तो आपका 7,935 जो है वो आपके टाउन्स है। वहीं 6,40,867 विलेजेस यानी गांव है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो जनगणना 2011, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में जो है वो आपके 37 ज़िले और 661 उप ज़िले, इसके अलावा 2,774 कस्बे, जिसमें आपका 224 वैधानिक हैं और 2,532 जो है वो जनगणना कस्बे हैं। और इसके अलावा 2,279 जो है वो गांव जो है वो बढ़े हैं, 2011 के अनुसार जो हैं वो बढ़े हैं 2001 के जनगणना के अनुसार ना, यानी 2011 में जो है वो इतने ज़िले जो हैं उप ज़िले, गांव, ये सब जो है वो बढ़े हैं। इससे पहले 2001 के जनगणना में ये सारे ज़िले जो थे वो नहीं थे, याद रखिएगा ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद अभी तक कोई भी ठोस जनगणना नहीं हो पाया है, जिसके अकॉर्डिंग हालांकि रिपोर्ट है हम लोगों के पास, लेकिन ठोस जनगणना नहीं हो पाई है। इसलिए अभी लोग जब भी सेंसस पढ़ते हैं ना तो हम लोग विस्तार से 2011 तक के जनगणना के बारे में ही पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर, यानी 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि आपका जो है ना वो आपका टोटल 111 के बराबर होता है, यानी 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एलुवियल सॉइल्स आर स्प्रेड इन अबाउट %% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी जलोढ़ मृदा जो है वो आपके भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग डैश के प्रतिशत में फैला हुआ है, यानी कितने प्रतिशत में फैला हुआ। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये टोटल जो है ना वो हमारा 40% में जो है वो फैला हुआ है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग भारत में पाई जाने वाली कुछ मिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो पहला आपका आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल होता है, दूसरा एलोवियल सॉइल होता है, जब हम लोग जलोढ़ मृदा देखे हैं। उसके बाद में रेड एंड येलो सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, लेटराइट सॉइल होता है और एरिड सॉइल होता है। तो इस तरह से कुछ आपके मिट्टी के प्रकार होते हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स, यानी सिस्मिक जोन्स। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों यानी भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि भूकंप क्षेत्र से जो विभाजित, तो इसमें याद रखिएगा कि भूकंप क्षेत्र जो है वो आपके टोटल 4 जोन के अंदर आते हैं। इसमें आपका पहला जोन नहीं आता है, स्टार्ट ही इसका दूसरा जोन से होता है। इसका स्टार्ट जो है ना वो आपका दूसरा जोन से होता है। अगर हम लोग सेकेंड जोन की बात करते हैं तो इसमें वेरी लो सिस्मिक लेवल होता है। जोन 3 की बात करते हैं तो इसमें लो टू मॉडरेट सिस्मिक लेवल होता है, और जोन 4 में जो है वो आपका मॉडरेट ससेप्टेबल यानी हिमालय रीजन जो है वो आता है, और जोन 5 में जो है वो आपका हाईली सस्पिटेबल लेवल जो है वो आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जोन आते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और डैश भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा जोग फॉल। जोग फॉल यानी जोग जलप्रपात जो है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो माना जाता है। चलिए इसमें हम लोग कुछ नदी और उससे रिलेटेड फॉल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है धुरंधर फॉल्स। अगर धुरंधर फॉल्स की बात करते हैं तो ये आपका नर्मदा रिवर यानी एमपी में है। वहीं अथिरापीली फॉल्स की बात करते हैं तो ये आपका चालकुडी रिवर जो आपका केरला में है वहाँ पे है, और आपका जोग फॉल्स जो है वो आपका शिरावती रिवर्स कर्नाटका में है, और आपका दूध सागर फॉल्स जो है वो आपका मांडोवी रिवर गोवा में है। तो ये आपका जितने भी रिवर्स हैं और रिवर से रिलेटेड जो भी आपके वाटरफॉल दिए हुए हैं उन सारे फॉल्स को आप याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इंडियंस मेरी टाइम बाउंड्री विथ मालदीव्स, यानी निम्न में से कौन
मालदीव्स के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा कि वो है आपका 8 डिग्री चैनल, यानी 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका भारत की समुद्री सीमा बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेरिटोरियल साइज, यानी भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं क्षेत्रीय आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का, तो आरोही क्रम इसका जो है वो आपका हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में जो है वो आपका आता है राजस्थान, सेकेंड नंबर में आपका आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश और फोर्थ नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश। यानी करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, यानी भारतीय मानक समय की गणना जो है वो डैश के घंटा घर से की जाती है। बताइए किसके घंटा घर से की जाती है? तो याद रखिएगा कि वो है आपका मिर्ज़ापुर, यानी भारतीय मानक समय की गणना जो है वो आपका मिर्ज़ापुर के घंटा घर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज, यानी भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना वो आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांश के समांतर के रूप में जो है वो जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड, यानी भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि वो आपका है ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट में जो है वो आपका सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स इज द मोस्ट फर्टाइल, यानी उत्तरी मैदान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सर्वाधिक उपजाऊ वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो वो है आपका खादर। खादर जो है वो आपका सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन से जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नाइबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी आबादी के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सबसे छोटा पड़ोसी देश की बात करते हैं ना तो वो है आपका मालदीव्स, जिसका आबादी जो है वो 5.24 लाख जो है वो है सबसे कम है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अफ़गानिस्तान की तो इसकी आबादी जो है वो आपका 4.11 करोड़ है। बांग्लादेश की आबादी जो है वो आपका 17.12 करोड़ है और नेपाल की आबादी जो है आपका 3.05 करोड़ है, याद रखिएगा ना। तो आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी इसको जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो है ना वो आपका जमशेदपुर में स्थित है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टिस्को की ना तो टिस्को जो है वो आपका जमशेदपुर में तो स्थित है ही। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। वहीं टिस्को जो है ना वो आपका 1911 में पिंग आयरन का उत्पाद से शुरू हुआ था और 1912 में जो है ना ये जमशेदपुर टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन जो है वो शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ है? तो वो है आपका टिस्को स्टार्ट जो है वो आपका पिग आयरन प्रोडक्शन से किया था। कब किया था? 1911 से किया था। उसके बाद में ये स्टील प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया जो आपका समय था 1912 का, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है, यानी विच इज द ओल्डेस्ट इन द रेंज ऑफ हिमालयास। तो अगर हम लोग हिमालयास की बात करते हैं तो हिमालयास के हिसाब से जो सबसे ओल्डेस्ट है ना वो है आपका बृहद हिमालय श्रेणी। बृहद हिमालय श्रेणी यानी ग्रेटर हिमालय रेंज जो है वो आपका सबसे प्राचीनतम है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया हैज़ टाइटर डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान समूह में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? तो जी हाँ, वो जगह आपका चाइना और तिरुवनंतपुरम है। चाइना और तिरुवनंतपुरम एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर जो है ना वो आपका कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है और चेन्नई और तिरुवनंतपुरम कुछ दो ऐसे जगह हैं जो कि आपका बहुत ही कोस्टल एरियाज है ना।
जिसके कारण यहाँ पे दिन और रात में जो है वो बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द बोडिला पास लोकेटेड, यानी बोडिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बोडिला दर्रा की बात करते हैं ना, तो बोडिला दर्रा जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके अलावा हम लोग बहुत सारे दर्रा के बारे में स्टडी करते हैं जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। ये जितने भी दर्रा मैं आपको बताई हूँ ना, अगर इन सारे दर्रों को आप याद कर लीजिएगा तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपका जोजिला दर्रा है जो आपका श्रीनगर के लेह से जोड़ता है। वहीं दूसरा आपका है रोहतांग दर्रा जो आपका कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तीसरा नंबर में आपका आता है नाथुला दर्रा, यह आपका भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। और उसके बाद में आपका चौथा नंबर पे आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो आपका श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। पांचवा नंबर पे आपका आता है माना दर्रा। माना दर्रा जो है वो आपका तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। और आपका दीफू दर्रा जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है जो कि भारत और चीन के बीच सीमा को चिन्हित करता है। नेक्स्ट आपका सातवां नंबर पे जो है वो आपका आता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है ना वो आपका भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो इस तरह से आपके जितने भी दर्रे के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और किन किन देशों को ये जोड़ता है उन सारे को यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो सारे को आप कॉन्सेप्ट को जितना भी यहाँ पे बताया गया दर्रा ना, सारे दर्रे को आप अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। इसका सारा का पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आके आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकायदा स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइसलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में हम सभी को पता है कि वो क्या है, अंडमान निकोबार है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका ऑरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स व्हेन, यानी पर्वतीय वर्षा तब होता है जब। बताइए पर्वतीय वर्षा कब होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पर्वतीय वर्षा की बात करते हैं ना तो पर्वतीय वर्षा जो है ना वो तब होता है जब आपका संतृप्त वायु द्रव्यमान एक पहाड़ से टकराता है, यानी सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, तब ये क्या होता है, तो आपका पर्वतीय वर्षा जो है वो होती है, याद रखिएगा ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, यानी किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह है। तो जी हाँ, समुद्री बंदरगाह की बात करते हैं तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह जो है वो पाए जाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वंस अ सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज द फोर्स ऑफ, यानी एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश का बल था। बताइए किसका बल था। तो जी हाँ, इसको नियंत्रित करने वाला एक बल जो था ना वो आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का बल था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कन्नीकरण एंड यूरवा ट्रिब्स आर फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कन्नीकरण और यूरवा जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग इन दोनों जनजाति की बात करते हैं तो ये दोनों जनजाति जो है ना वो आपका तमिलनाडु में पाए जाते हैं और तमिलनाडु जो है वो आपका साउथ इंडिया में लोकेटेड है, यानी ये आपका साउथ इंडिया में जो है वो पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वैसे अगर आपको जगह का नाम दे तो याद रखिएगा कि आपका तमिलनाडु में पाई जाती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जहाँ स्थित है ना वो जगह आपका है कोलकाता। ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड, यानी भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो है वो पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तैरता हुआ उद्यान की बात करते हैं ना, तो इसमें आप याद रखिएगा कि वो जगह जो है ना वो आपका मणिपुर है। मणिपुर में जो है ना आपका तैरता हुआ लेक जो है वो पाया जाता है। अगर विस्तार में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो लेक का नाम जो है वो आपका कैबुल लामजाओ है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा ना। यह मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पर स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पे स्थित है ना। उसका नाम क्या है, तो वो है आपका कैबुल लामजाओ है ना, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी काली मिट्टी जो है वह अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है ना वो आपका पेनिनसुलर प्लेन्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो है वो पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बरानी रेफर्स टू, यानी कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द को संदर्भित करता है, यानी किस चीज़ के बारे में बताता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना तो ये आपका जो है ना वो आपका रेनफेड फार्मिंग यानी वर्षा पोषित कृषि की बात जो है वो करती है। देखिए इसमें अगर आप लोग बात करते हैं बरानी एग्रीकल्चर का, तो बरानी एग्रीकल्चर जो है ना वो एक प्रकार का खेती है जो आपका पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहती है, याद रखिएगा। बिना पानी का ये नहीं हो सकता है। पानी के लिए किस पर निर्भर रहती है, तो वो है आपका वर्षा पर निर्भर रहती है ना। और ये बरानी शब्द जो है वो आपका किससे आया है, तो बरानी शब्द जो है ना वो आपका परसिया से आया है ना, यानी परसिया शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, बरन होता है। और बरन का मतलब जो है इसका अर्थ जो है वो आपका क्या होता है, बारिश होता है। यानी बरनी क्षेत्रों को वर्षा आधारित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बरनी क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, तो वह है आपका रेनफेड ट्रैक्स यानी वर्षा आधारित क्षेत्र के रूप में जो है वो जाना जाता है, याद रखिएगा ना। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन टर्म ऑफ टोटल लैंड एरिया व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीज, यानी कुल भू क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के स्थान की बात करते हैं तो वो है आपका 7वां। भारत का स्थान कहाँ है, 7वें नंबर पे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं हुआ है। तो जो भारत में नहीं हुआ है ना वो है आपका सतलज। सतलज नदी का प्रारंभ जो है वो आपका भारत से, यानी उद्गम जो है वो भारत से नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर पटकाई बम हिल्स लोकेटेड, यानी भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पटकाई बम पहाड़ियाँ की बात करते हैं ना तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में, वो है आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पूर्वी भाग। भारत के पूर्वी भाग में जो है वो ये आपका स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेशन इज करेक्ट, यानी उष्णकटिबंधीय तृणभूमि स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो जी हाँ, अगर हम सही युग्म की बात करते हैं तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी सवाना अफ्रीका। सवाना अफ्रीका जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये युग्म जो है वो आपका स्थान के अनुसार सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइंड इन द बदम्भर माइंस ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा के बदम्भर खानों में किसका खनन जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि बदम्भर खानों में जिसका खनन किया जाता है वो है आपका हेमेटाइट। यहाँ पे हेमेटाइट का खनन जो है वो किया जाता है। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार में बात करते हैं तो हेमेटाइट जो है ना वो आपका हाई ग्रेड आयरन है, यानी एक उच्च श्रेणी का लोह अयस्क है ना, याद रखिएगा। वहीं इसका खनन जो है वो आपका उड़ीसा के बादाम पहाड़ खादानों से किया जाता है। ये खादानें जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझार जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये कहाँ है, तो वो आपका मयूरभंज और केंदुझार जिले में स्थित है। ये आपका
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर उड़ीसा के कैपिटल की बात करते हैं तो वह है आपका भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है, तो वह है आपके मोहन चरण मांझी, और इसका यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो आपके हैं रघुवर दास। तो याद रखिएगा ना, जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो प्लीज़ आप आरआरबी के जितने भी एग्जाम का तैयारी करें ना, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट, यानी पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है ना वो है आपका केरला। केरला में जो है ना वो आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका लोकेटेड है ना, याद रखिएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग जियोग्राफी में टोटल 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर स्टडी कीजिएगा। हम लोग एक लाइन से सारे टॉपिक को कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। सारा प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे भी हम लोग इससे पहले जो है ना पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन को, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। हिस्ट्री के भी लगभग 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट ना सारे टॉपिक को जो है ना वो कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग समराइज करेंगे। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।